नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछला लेक्चर आपका शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि का मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसी कड़ी में आज हमारा अगला लेक्चर है ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। आइए देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि किस किस प्रकार से भारत में मानसून प्रवेश करता है। तो जैसा कि आप मानचित्र देख रहे हैं, मानचित्र में जैसे सिर्फ तारीखें लिखी हुई हैं, कुछ लाइनें खींची हुई। एलपी का मतलब है लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर यानी निम्न वायु दाब। क्लियर? तो आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। 22 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं या चमकती हैं, जिसकी वजह से सूर्य धीरे धीरे कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है। अर्थात ये विषुवत, मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। तो ये 22 मार्च को सूर्य की किरणें आपकी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो देखिए, आप सीधी सी बात है, जब विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश 22 मार्च को पड़ रहा है, ये 0 डिग्री अक्षांश मैंने लिखा है, तो अब जब सूर्य बिल्कुल बीचों बीच है तो दिन और रात दोनों बराबर होंगे 22 मार्च को और 23 या 22 सितंबर को। क्लियर? ये दो तिथियां हैं जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, सीधा किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से दिन और रातों की जो समय होता है वो बराबर होता है। दिन जितने घंटे का दिन होगा उतने घंटे की रात होगी। अब मैंने बताया 22 मार्च को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेंगे, जिसकी वजह से अब सूर्य धीरे धीरे कर्क रेखा की ओर बढ़ेगा और ये 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी किरणें इसकी कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर? जैसे हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को बड़ा दिन, तो 25 दिसंबर को बड़ा दिन न होकर वो एक्चुअली बड़ा दिन वो क्रिसमस त्योहार होता है, इसलिए बड़ा दिन बोलते हैं, बल्कि वो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है उस समय पर। ठीक है? और यहाँ पर छोटा दिन होता है, स्पेशली उत्तर भारत में। वहां से 25 दिसंबर से सूर्य की किरणें विषुवत रेखा की ओर आने लगती हैं, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध से, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की जो घंटे हैं वो बढ़ने, अर्थात दिन थोड़ा बड़े होने लगते हैं। इसलिए हम बड़ा दिन हम भी मना लेते हैं, क्रिसमस त्योहार मना लेते हैं। क्लियर? तो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं 22 मार्च को, तो धीरे धीरे यानी अब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आ रहा है, तो विषुवत रेखा की पड़ने पर अब ये सूर्य की किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी 21 जून को। कितने जून को? 21 जून को। मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया था ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन। तो अब जैसे जैसे 22 मार्च को सूर्य यहाँ पड़ेगा, सूर्य की किरणें लंबवत, तो अब धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण होने लगेगा। उत्तरायण ही उत्तरी गोलार्ध में आने लगेगा। उत्तरायण दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो उसको दक्षिणायन बोलते हैं। तो धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है, जिसकी वजह से ITCZ भी उत्तरायण की ओर खिसकने लगता है। ये जो लाल रंग से जो मैंने आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखाई है, ये ITCZ की क्रियाविधि कैसे होती है, सूर्य उत्तरायण कैसे होगा, यही चीज यहाँ आपको आज मुझे पढ़ानी है। अब जैसे जैसे आपको पता है सूर्य की उत्तरायण होगा तो सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में अधिक पड़ेगा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होने लगेंगे, जिसकी वजह से प्रकाश का समय ज्यादा हो जाएगा पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। ये चीज आप बड़ी भली भात समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मार्च के महीने से गर्मी हल्की शुरू हो जाती है और ठंडक बिल्कुल समाप्त होने लगती है। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है, जो मैंने आपको बताया था, जेट धाराएं उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक आती हैं, जो जिनकी वजह से ये आपका पश्चिमी हवाओं के माध्यम से पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है
और दक्षिण ठंडी के दिनों में शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसक आने की वजह से वो हिमालय से दो भागों में विभाजित हो जाता है। वैसे ही जो शीत हवाएं दक्षिण को खिसक आती हैं, जिनको साइबेरियन हवाएं बोलते हैं, वे दक्षिण को जब खिसक आती हैं, तब भारत में दक्षिणायन सूर्य उत्तरायण होने लगा है, तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ने लगा, अर्थात यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगी है। गर्मी पड़ने की वजह से अब ये क्या है, जो शीत हवाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव को खिसकने लगेंगे, अर्थात अब जो भारत में गर्मी आने लगती है तो शीत लहर शीत यानी अर्थात ठंडी कम पड़ने लगती है। ठंडी पड़ने की रीजन ये वे हवाएं अब उत्तर की ओर यानी उत्तरी ध्रुव को खिसकने लगती है। जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो भारत में गर्मी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से पश्चिमोत्तर भारत भी गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से इस पश्चिमोत्तर भारत में निम्न वायु दाब का क्षेत्र अर्थात लो प्रेशर जोन तैयार हो जाता है। लो प्रेशर जोन प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये निम्न वायु दाब जहां भी निम्न वायु दाब क्रिएट होगा, अर्थात जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां हवाएं क्या हो जाएंगी, वहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। और जब निम्न वायु दाब का क्षेत्र जहां पर भी होगा वो अपनी ओर हवा को खींचने लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप देखिए, जैसे कभी भी गर्मी के सीजन आप देखिए, लोगों को आप सुना होगा कि आग लग गई तो कहते हैं कि आग लगने के पहले यहाँ हवा बिल्कुल चल नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही आग लगती है और जितनी तेज आग होती है उतनी ज्यादा तेज पेड़ चलने लगते हैं, हिलने लगते हैं, अर्थात हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से उस एरिया में निम्न वायु दाब का क्षेत्र तैयार हो जाता है। अर्थात निम्न वायु दाब क्षेत्र का तात्पर्य है वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, अर्थात वहां पर हवा की कमी होने के कारण हवाएं उस क्षेत्र को भरने के लिए, अर्थात वातावरण को मेंटेन रखने के लिए हवाएं चारों तरफ से उस एरिया में बहुत तेजी से पहुंचने की कोशिश करती हैं। जितना ज्यादा लो प्रेशर जोन होगा उतना तेजी से हवाएं उस क्षेत्र को, अर्थात उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए उतनी तेजी से आती हैं। लेकिन यहाँ पर इस एरिया में लो प्रेशर जोन होने की वजह से यहाँ पर हवाएं तेज चलने लगती हैं, जिससे कि मार्च और अप्रैल के महीने में धूल भरी हवाएं चलती हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में आप देखिए, आप लोग अक्सर आसानी से समझ सकते हैं बात, क्योंकि उत्तर भारत में आसानी से दिखाई पड़ता है, महसूस होता है कि हवाएं धूल भरी चलती हैं। उसका रीजन यही है कि पश्चिमोत्तर भारत गर्म होने लगता है, क्योंकि स्थल जो होते हैं जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी ठंडे भी होते हैं। वहीं स्थल का जस्ट अपोजिट सागरीय महासागर होते हैं। सागर और महासागर को गर्म होने में जितना ज्यादा समय लगता है उतना ही ज्यादा समय तक वो गर्म भी रहते हैं। ठीक है, तो लो प्रेशर जोन जहां भी होगा, ये बात समझ में आई, वहां पर हवाएं बहुत तेजी से, यानी जितना ज्यादा निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा वहां पर उतनी तेजी से हमारे क्षेत्र को भरने के लिए अब चारों तरफ से पहुंचने लगती है। क्लियर? अब ये स्थलीय हवाएं हैं, ये स्थलीय हवाएं हैं। अगर ये हवाएं किसी सागर या महासागर से आती, इनमें आर्द्रता होती तो हवा में नमी होती, आर्द्रता यानी नमी, तो जिसकी वजह से कहीं टकराती तो बारिश कर देती। लेकिन स्थलीय हवाएं क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ी है, ये इतनी ज्यादा गर्मी नहीं बढ़ी है, ठीक है, गर्मी बढ़ने के कारण हवाएं तेजी से चलेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये हवाएं निम्न आर्द्रता युक्त नहीं होती, जिसकी वजह से ये अपने इनके साथ धूल चलती है। हवाएं नम होती हैं तो उनके साथ धूल, मिट्टी, गर्दा ही कम चलती है, क्योंकि बारिश हो जाती है, बारिश की वजह से धूल, गर्दा, मिट्टी, कंकड़ सारे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हवा में ये साथ नहीं चल पाते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन बनता है धूल भरी आंधी किस महीने में चलती है? तो चलती मार्च और अप्रैल महीने में। अगली क्रियाविधि आप समझिए, मई में मौसम की क्रियाविधि, मई महीने में। अब मई के महीने में देखिए 5 तारीख मैंने लिखी है। मई के महीने में ITCZ उत्तर भारत में प्रवेश कर जाता है, मई के पहले फर्स्ट वीक में। तो फर्स्ट वीक में जैसे ITCZ उत्तर भारत में प्रवेश करता है, दक्षिण भारत में जैसे प्रवेश करता है, जैसे जैसे ITCZ, अब मई के महीने में ITCZ, अप्रैल और मई के महीने में ITCZ नहीं पहुंचा, सिर्फ सूर्य उत्तरायण हुआ है, सूर्य के पीछे पीछे ITCZ चलेगा। ठीक है, तो मई महीना आएगा, गर्मी बढ़ रही है, आप महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब लो प्रेशर जोन ज्यादा तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से अब हवाएं और तेजी से लो प्रेशर को भरने लगेंगी, और ITCZ मई के प्रथम सप्ताह में आपके दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुका होता है। अब जब ITCZ, मैंने आपको बताया था, ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन, यानी अंतर उष्णकटिबंधीय
अभिसरण क्षेत्र यानी अब हवा यहाँ पर टकराने लगी है। जब हवा यहाँ पर टकराएंगी, ठीक है, जब हवा यहाँ पर टकराएंगी तो टकराकर ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर बारिश करेंगी। तो मई के प्रथम सप्ताह में दक्षिण भारत में मौसम पूर्व बारिश होने लगती है। जब ये मौसम पूर्व बारिश हो रही है तो इसको मानसून पूर्व फुहार बोलते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा जबरदस्त बारिश नहीं होती, लेकिन अच्छी खासी बारिश फिर भी हो जाती है, क्योंकि अपसरण क्षेत्र यहाँ पर तैयार हो गया, जोन तैयार हो गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ टकराएंगी तो ऊपर उठेंगी तो संघनन की क्रिया होगी, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में बारिश होने लगती है। क्योंकि मानसून के पूर्व, क्योंकि भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में आता है, तो ये मानसून के पूर्व, इसको मानसून पूर्व फुहार बोलते हैं। मानसून फुहार जो है स्पेशली आपके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 3 प्रमुख राज्यों में होती है मई के महीने में, जिसकी वजह से केरल में इस वर्षा को आम्र वर्षा या फूलों वाली वर्षा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे उत्तर भारत में भी अगर बारिश पहले हो गई मई में, अप्रैल मई में अच्छा बारिश हो जाती है, तो जो इस चीज अप्रैल में हो गई तो गेहूं की फसल के लिए तो काफी नुकसानदेह हो जाती है। लेकिन मई में वही बारिश होती है तो कोई भी फसल नहीं होती है, और जो भी होती है वो पानी वाली फसल होती है, जिसके लिए कोई नुकसान नहीं होता, और आम की फसल के लिए काफी फायदेमंद होती है। इसलिए केरल में भी जो ये बारिश जब होती है तो केरल में इसको आम्र वर्षा या फूलों के लिए काफी उपयोगी होती है, इसलिए इसको फूलों वाली वर्षा भी बोलते हैं। लेकिन वहीं पर कर्नाटक में कॉफी और चेरी ब्लाशो ये 2 फसलों के लिए काफी उपयोगी होती है, तो इसलिए इसको कर्नाटक में कॉफी वर्षा भी बोलते हैं। केरल में आम्र वर्षा और कर्नाटक में कॉफी वर्षा, मानसून पूर्व बारिश को ये बोलते हैं। क्या? कर्नाटक में कॉफी वर्षा, केरल में आम्र वर्षा या फूलों वाली वर्षा भी बोलते हैं। क्लियर? आईटीसी जो धीरे धीरे 10 मई, 15 मई, 20 मई, धीरे धीरे मई महीने के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचता है, जिसकी वजह से अब आईटीसी कर्क रेखा के निकट पहुंच चुका होता है। जब कर्क रेखा के निकट पहुंच चुका है तो पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर ये अभिसरण क्षेत्र पहुंच चुका है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में मौसमी हलचल का केंद्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभिसरण क्षेत्र, यहाँ पर हवाएं टकराएंगी तो मौसमी हलचल शुरू हो गई है। ठीक है, यदि ये नमी युक्त हवाएं होती तो यहाँ पर जबरदस्त बारिश होती। क्लियर? लेकिन ये यहाँ पर ये हवाएं तेज जो हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधियां, इनकी वजह से पश्चिम बंगाल में काफी नुकसान होता है। ठीक है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में इन हवा को काल बैसाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी, क्योंकि ये बैसाख के महीने में यहाँ प्रवेश करती हैं। ये घटना घट रही है, मौसम क्रियाविधि हो रही है, इसलिए पश्चिम बंगाल में इन हवा को काल बैसाखी बोलते हैं। अब आइए जून महीने की क्रियाविधि। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। लेकिन आपको एक चीज मैंने और बता रखी है कि स्थल जो है वो जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी ठंडे होते हैं। वहीं पर सागर और महासागर जितनी देर से गर्म होते हैं उतनी देर तक ठंडे भी रहते हैं, उतनी देर तक गर्म भी रहते हैं। सागर महासागर जितनी देर से गर्म होते हैं उतने ज्यादा समय तक गर्मी भी बने रहते हैं। अब आप सोचिए, अब जब सूर्य की किरणें यहाँ पर आ गई, आईटीसी जेट 1 जून के लमसम यहाँ जाता है, ठीक है, 21 जून के चलते। अब यहाँ पर इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ी कि यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र और ज्यादा प्रभावित हो चुका होगा, और भी ज्यादा तेज हो चुका होगा, जिसकी वजह से अब आईटीसी जेट यहाँ पर आ चुका होगा। क्लियर? अब यहाँ पर निम्न वायुदाब बहुत ज्यादा प्रभावी है, यहाँ पर और भी तेज हवाएं चलेंगी। जब यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलेंगी और ये हवाएं केवल उत्तर भारत में चलेंगी, जिनको हम, ये भी धूल मिट्टी कण बहुत ज्यादा इनमें होता है, इनको हम लू बोलते हैं। जून के महीने में ये चलने वाली गर्म हवाओं को लू बोलते हैं। और एक पॉइंट जान लीजिए, लू केवल और केवल उत्तर भारत में ही है। पाकिस्तान पहुंचेगा, अफगानिस्तान पहुंचेगा, उत्तर भारत में जबरदस्त लू चलेगा, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत से लू का कोई संबंध नहीं। दक्षिण भारत के लोगों के लिए लू किताब में लिखी हुई एक भाषा है, वो ये नहीं पता
उन्हें फील कराया जाता है तेज हवा चल रही है, उस तेज हवा में धूल मिट्टी कंकड़ होंगे जो कि काफी नुकसानदेह होंगे हमारी आंखों के लिए। धूल मिट्टी कंकड़ तो सोचेंगे रियल में बहुत नुकसानदेह है, लेकिन ये घटना केवल उत्तर भारत में चलती है। तो लू जैसी लू नामक हवाएं जो है केवल और केवल उत्तर भारत में चलती हैं, जिनका संबंध दक्षिण भारत से बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि यहाँ पर अपसरण क्षेत्र है जबरदस्त। अपसरण क्षेत्र चलने के कारण इस एरिया में बारिश कुछ ना कुछ तो हो ही रही है कंटिन्यू। यहाँ पर स्थल है, स्थल में हवाएं तेज चल रही हैं, हवाएं तेज चले लेकिन उनमें नमी नहीं है, जिसकी वजह से वह अपने साथ धूल मिट्टी कंकड़ लेकर चल रही है। इतना ज्यादा लो प्रेशर होगा उतना तेजी से ITCZ उधर बढ़ता चला जाएगा। समझ गए? लू एक्चुअली में बेहद गर्म हवाएं होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होती है। अब जब ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, मतलब मैंने आपको बताया था जहां पर जितना ज्यादा वायुदाब निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, लो प्रेशर होगा, वहां पर उतनी तेजी से हवाएं आएंगी। और जितना ज्यादा आप कल्पना कीजिए, बहुत ज्यादा मतलब तेज हुआ तो आसपास की हवाएं आई, और तेज हुआ तो और इस आसपास की हवाएं आई, और तेज हुआ तो ये सागर महासागर की हवाओं को अपनी ओर खींचने लगता है। और सागर और महासागर से जब हवाएं खींचेगा तो इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं इधर पहुंचे, मतलब इतना पावरफुल हो जाता है निम्न वायुदाब का क्षेत्र कि ये मतलब धीरे धीरे जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी उतना ज्यादा निम्न वायुदाब क्षेत्र तैयार होता रहेगा, और वहां वो उतनी ज्यादा दूरी से हवा को खींचने लगता है। अब ये मई जून के प्रथम सप्ताह में, मई के अंतिम तक इतना ज्यादा लो प्रेशर जोन यहाँ हो जाता है पश्चिमोत्तर भारत में कि सागर और महासागर से हवा खींचने लगता है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं को अपनी ओर खींचने लगता है, जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं जब यहाँ पहुंचती हैं तो यहाँ पर बारिश होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये हवाएं अपने साथ नमी लेकर चलती हैं। तो भारत में मैंने आपको बताया था दक्षिण पश्चिम मानसून से हिंदुस्तान में 90% बारिश होती है। कितने परसेंट? 90% बारिश हिंदुस्तान में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पहुंच रहा है 1 जून तक, ठीक है, मानसून की हवाएं जो पहुंच रही हैं, मानसूनी हवाएं, ये दिल्ली तक बारिश करती हैं। कहाँ तक करती हैं? दिल्ली तक ये बारिश कर देती हैं। तो ये रहा आपका ग्रीष्म ऋतु में मौसम क्रियाविधि, जो कि अगला टॉपिक हमारा होगा जलवायु में ही दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून, दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, और आज से का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।